everyone, welcome back to our YouTube channel Arjun's Achievers. So we are back with another video of reproduction, and in this video we will talk about fertilization, or you can say reproduction in human beings. In our previous video we discussed about male and female reproductive system, and today we will talk about fertilization. If you haven't watched our previous video, then you can check them out in the description box, and if you are here for the very first time, make sure you subscribe the channel and hit the bell icon to get all the notifications on time. So without wasting further time, let's start our today's topic. So फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था तब भी हमने फर्टिलाइजेशन देखा था कि क्या होता है. तो फर्टिलाइजेशन वही है यहाँ पर भी सेम. तो उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है. हम लोगों को पता है कि रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है. मेन जो सबसे मेन बात है वो ये है कि उसके अंदर मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, ठीक है. और क्या बनता है उसमें, जाइगोट तो बनता ही है. तो हम लोगों को पता है ना कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. मेल गैमेट फ्यूज़ होता है किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होता है. तो जब मेल गैमेट, यहाँ पर मेल गैमेट अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल गैमेट यहाँ पर क्या है, स्पर्म. और फीमेल गैमेट क्या है, ओवम या फिर एग. तो जब भी ओवम और स्पर्म यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं. तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. और एक और बात मैंने वहाँ पर बताई थी कि हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि उन सेल्स के पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है. तो दो सिंगल सेट यानी कि N और N मिलकर क्या बनाते हैं, 2N यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो हमारा जाइगोट बनता है उसके अंदर. तो हमारा जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है. और हमारे जो सेक्स सेल्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं, वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं. उसके अलावा हमारी बॉडी के सारे सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड. सो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट एग टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ओके. So we have two types of fertilization, internal fertilization and external fertilization. तो हम लोगों ने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि जो मेल गैमेट होता है वो जाता है किसके पास, फीमेल गैमेट के पास. मतलब कि हमारा जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, वो मूव कर सकता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट है वो मूव नहीं कर सकता. तो फीमेल गैमेट कभी मूव करके मेल गैमेट के पास नहीं जाएगा. हमेशा मेल गैमेट ही मूव करता हुआ आएगा किसके पास, एग के पास, ओवम के पास, उसको फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है. और हमने ये पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन कौन से बॉडी पार्ट में होता है फीमेल के. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. तो फेलोपियन ट्यूब, F फॉर फेलोपियन ट्यूब एंड F फॉर फर्टिलाइजेशन. तो फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है. कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन, फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है. तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब. अब जो फेलोपियन ट्यूब है कहाँ पर है, वो फीमेल बॉडी के अंदर है ना. तो अगर फर्टिलाइजेशन यानी कि अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कहाँ पर हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो वो किस तरह का फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. अगर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है तो वो किस तरह का फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो इसी बेसिस पे फर्टिलाइजेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो हम 1 बाय 1 दोनों टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को हम सबसे पहले देखेंगे. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. तो अब तक हमें क्या पता था, अब तक हमें पता था कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो फीमेल बॉडी के अंदर है तो इंटरनल है. लेकिन जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है. अगर बॉडी के बाहर दोनों गैमेट्स फ्यूज़ हो जाएं तो क्या कहलाएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, बॉडी के बाहर हुआ है, इसलिए वो क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन.
ठीक है। तो अब ये किस में देखने को मिलता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? ये मेनली एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर मिलता है, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर। जैसे कि वो क्या करते हैं, जो फीमेल्स होती हैं अपने गैमेट्स को रिलीज़ कर देती हैं वाटर में, और जो मेल्स होते हैं वो भी अपने गैमेट्स को रिलीज़ कर देते हैं वाटर में। अब क्योंकि मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, तो वाटर करंट्स के थ्रू वो जो मेल गैमेट है वो किसके पास पहुंच जाता है? फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाता है, और जहां पर भी वो फ्यूज़ होते हैं वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है वाटर में ही, और वहीं पर ही जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट जो हुआ है वो कहाँ पर हो रहा है? एक्सटर्नल मीडियम में हुआ है, ना कि फीमेल बॉडी के अंदर। तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा ह्यूमन बींग्स में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें क्या है? गैमेट्स आर रिलीज्ड इन द सराउंडिंग मीडियम। तो गैमेट्स जो है वो सराउंडिंग मीडियम में रिलीज हो जाते हैं, और एक टाइम पे आकर वो क्या होते हैं? वहाँ पर फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। मान लो कि मेल ने अपना गैमेट रिलीज़ किया, फीमेल ने भी गैमेट रिलीज़ किया वाटर में ही, तो थ्रू वाटर करंट्स वो दोनों एक दूसरे के पास है और मीट कर गए, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वहाँ पर हो गया। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, यस, क्योंकि अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात करें, वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है तो यूटेरस के अंदर जो एम्ब्रायो है वो रहता है पूरे 9 मंथ्स तक, जो फीटस है वो रहता है 9 मंथ्स तक। तो वहाँ पर जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं हो सकता वहाँ पे 4 एम्ब्रियो 10 एम्ब्रायो एक साथ रह सकते हैं यूट्रस में, नो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर जो मेल्स हैं वो भी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज़ करते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो भी एग रिलीज़ करती हैं। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं, ताकि अगर थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स रिलीज़ हुए हैं तो उसमें से 10 तो जाकर फ्यूज़ हो ही सकते हैं ना। प्रोबेबिलिटी वहाँ पर कम होती है फ्यूजन की, और वहाँ पर वॉर्म में कैरी भी नहीं करना हो तो कितने भी जाकर कोई भी फ्यूज़ हो सकता है। तो वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं विद इन वेरी लेस टाइम या इन वन टाइम, ओके। ऑफस्प्रिंग्स आर वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स, यस, वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स का मतलब क्या है? क्योंकि वो एक्सटर्नल मीडियम में जाइगोट डेवलप होगा, तो वहाँ पर उसको खतरा ज़्यादा है, उसको कोई खा जाएगा। जो भी प्रीडेटर्स होते हैं वो क्या करेंगे? उसको खा सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल मीडियम से उसको कोई ऐसी खास प्रोटेक्शन नहीं मिलती, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में होते हैं। इट इज़ सीन इन फ्रॉग्स, बोनी फिशेज एक्सेट्रा, यस। तो फ्रॉग्स भी पानी में रहते हैं, बोनी फिशेज भी पानी में रहते हैं, तो ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ही इसको देखा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं फ्रॉग्स एंड बोनी फिशेज, ओके। So let's move on to internal fertilization. What is internal fertilization? It is just opposite fusion of gametes, यानी कि fusion of gametes का मतलब क्या है? यहाँ पर भी हम fertilization की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर fertilization takes place inside the female body, inside the female body, और female body के कौन से पार्ट में? F for fertilization, F for fallopian tube। फीमेल बॉडी की फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर ये होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, मेल गैमेट बीइंग मोटाइल, मेल गैमेट मोटाइल यानी कि मूव कर सकता है, वो किसके पास पहुंच जाता है? एग के पास पहुंच जाता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, यस। फीमेल बॉडी में कहाँ पर एग्स रिलीज होते? एग्स कौन रिलीज करता है? ओवरी। जब ओवरी एग रिलीज करती है तो एग कहाँ पर चले जाता है? फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में ही जो है मेल गैमेट आता है मूव करके, और वहीं पर ही एग को फर्टिलाइज करता है। और यहाँ पे एक एडवांटेज क्या है? ऑफस्प्रिंग्स आर वेल प्रोटेक्टेड इन द इनिशियल स्टेजेस, यस। तो इनिशियल स्टेजेस में क्योंकि वो फीमेल बॉडी के अंदर ही है तो वो वेल प्रोटेक्टेड है, और 9 मंथ्स तक वो वॉर्म में रहता है, यूट्रस में रहता है, तो वहाँ पर भी उसको फुल प्रोटेक्शन मिलती है। तो वो वल्नरेबल स्टेट में नहीं होता है, उसका मतलब ऐसा कोई खतरा भी नहीं है कि कोई प्रीडेटर आएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा या कुछ भी करेगा, हार्म पहुँचाएगा। टेक्स प्लेस इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ये किस किस में होता है? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में, और हम लोग भी यानी कि ह्यूमंस भी मैमल्स में आते हैं। तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट इज ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन क्या होता है? देखो, हमें पता है कि हमारी ओवरी से ओवम रिलीज होता है। ओवरी रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है? ओवम या फिर एग, ओवम या फिर एग
रिलीज़ करती है एवरी 28 डेज़ में। हर एक 28 डेज़ में एक ओवरी एक एग रिलीज़ करेगी। तो मतलब ऑल्टरनेटिवली ओवरीज जो है वो एग रिलीज़ करती हैं। अगर अभी लेफ़्ट ओवरी ने एग रिलीज़ किया है तो अगली बारी राइट ओवरी रिलीज़ करेगी, फिर लेफ़्ट ओवरी रिलीज़ करेगी, फिर राइट। तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली एग्स रिलीज़ होते हैं हमारी ओवरी से, और एवरी 28 डेज़ में एक ना एक एग रिलीज़ होता ही है, चाहे वो लेफ़्ट ओवरी से हो या राइट ओवरी से। एक बार में सिर्फ एक ही ओवरी एक एग रिलीज़ करती है। ओके, तो देखो क्या हुआ, अगर ओवरी ने एग को रिलीज़ कर दिया है, ठीक है, अगर ओवरी एग रिलीज़ कर देती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो एग फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं है कि एग जो है वो ऑलरेडी मेच्योर्ड है या डेवलप्ड है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेज में वो अरेस्टेड होते हैं, उसके बाद वो डेवलप होकर रिलीज़ होते हैं एवरी 28 डेज़ में, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। जब ओवरी से ओवम निकलता है तो उसी को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब जो मैं समझाने वाली हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो होता क्या है कि अगर हमारी ओवरी ने एग रिलीज़ किया है, अगर हमारी ओवरी ने एग रिलीज़ किया है, तो हम लोगों को पता है कि जो यूटेरस होता है, यूटेरस के अंदर थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग्स हर एवरी मंथ बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसका काम वही है। यूट्रस का काम क्या है, एम्ब्रायो को इम्प्लांट करना, उसको होल्ड करना फॉर 9 मंथ्स। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ऐसा तो हमेशा नहीं होगा कि एग जो है वो हमेशा ही फर्टिलाइज होगा, है ना। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा, लेकिन यूट्रस को ये बात नहीं पता, यूट्रस को नहीं पता है कि एग फर्टिलाइज होने वाला है या नहीं, तो वो एवरी मंथ अपने आप को प्रिपेयर करेगा ही करेगा। तो जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक एग जो है वो वहाँ पर रहता है। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो जो यूट्रस ने अपनी थिक और स्पॉन्जी लाइनिंग डेवलप की है, उसने जो अपनी थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग डेवलप की है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कोई जाइगोट, कोई एम्ब्रायो फॉर्म नहीं होने वाला, तो जो लाइनिंग है वो हमें नहीं चाहिए। ये केस हो गया जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या, देखो ओवरी ने एग को रिलीज़ कर दिया है, यहाँ पर स्पर्म आया है और एग को फर्टिलाइज इसने कर दिया, और उसके बाद क्या हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। तो यूट्रस जो है वो ओव्यूलेशन से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है या नहीं, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर उसको कर लेता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब एग फर्टिलाइज हो जाता है और जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये जाइगोट कुछ टाइम के बाद, कुछ डेज़ के बाद किस में मूव कर जाएगा, यूट्रस में मूव कर जाएगा, और किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रायो में, और पूरे 9 मंथ्स के लिए वहीं पर ये इम्प्लांटेड होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इन केस फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़नी है, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन। अब देखो, द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम सॉफ्ट एंड थिक विद लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, क्योंकि यूट्रस को नहीं पता है फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो वो अपनी थिक और स्पॉन्जी लाइनिंग्स को डेवलप करता रहता है पूरे 1 मंथ के लिए, 28 डेज तक वो यही काम करता है, ठीक है। तो अगर तो वहाँ पर एग फर्टिलाइज हो गया तो उसकी जो लाइनिंग है वो काम आएगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तब उस लाइनिंग का क्या होगा। देखो, इन केस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम डज नॉट टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, द थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ब्रेक डाउन एंड कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो मतलब ये है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो थिक और स्पॉन्जी लाइनिंग बिल्कुल वेस्ट है, और वो पूरी की पूरी जो लाइनिंग है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स हैं, वो पूरी लाइनिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है वो पूरी की पूरी ब्रेक हो जाएगी, और इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन अगर मेंस्ट्रुएशन की हम देखें, द शेडिंग ऑफ इनर सेल्यूलर लेयर ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस की जो इनर लेयर है उसका शेडिंग होना, मतलब उसका टूट जाना, गिर जाना, विद ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना। तो वेजाइना जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसके थ्रू वो पूरी की पूरी लाइनिंग ब्रेक होकर इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग
हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। और अगर वो थिक और जो लाइनिंग है हमारी यूट्रस की बहुत ज़्यादा उसकी थिकनेस है तो वो जो ब्लीडिंग है वो 3 to 5 डेज़ रहती है जनरली, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा थिक है तो वो 10 डेज़ या 7 डेज़ तक भी लास्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग और द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। ठीक है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुएशन कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि उसी टाइम हमें लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसी टाइम वो लाइनिंग ब्रेक हो जाती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो वो लाइनिंग वहाँ पर पूरे 9 मंथ्स के लिए मेंटेन रहेगी और पूरे 9 मंथ्स के लिए जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर ऐसा कभी हो जाता है कि एम्ब्रायो इम्प्लांटेड है यूट्रस में, वो लाइनिंग ब्रेक हो गई है ड्यू टू सम रीजंस, तो वो जो एम्ब्रायो है वो वहीं पर बाहर आ जाएगा और पूरा जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द 2 केसेस। अब ये मेंस्ट्रुएशन एवरी 28 डेज़ में होता रहता है, एवरी 28 डेज़ में। जब जब ओवम रिलीज़ होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब वो लाइनिंग ब्रेक होगी। अब एक बारी लाइनिंग ब्रेक हो चुकी है तो अब क्या होगा? अब फिर से 14 डेज़ में एग फॉर्मेशन होगा, वो लाइनिंग दोबारा से बनेगी, क्योंकि यूट्रस को नहीं पता है, यूट्रस को तो लग रहा है अब आगे तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, उसको अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग फॉर्मेशन भी दोबारा से चल रहा है, तो वो फिर से अपने आप को प्रिपेयर करेगा। फिर से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो फिर से ब्रेक हो जाएगा, फिर से फॉर्म होगा, फिर से ब्रेक हो जाएगा, और जब जब फर्टिलाइजेशन होगा तब तक वो ब्रेक नहीं होगा। और ड्यूरिंग द 9 मंथ्स मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है एवरी 28 डेज़ में रिपीट हो रहा है तो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा साइकिल है जो हर 28 डेज चलता रहता है, तो इट इज़ अ साइकिल, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट इज मेनार्की। व्हाट इज़ मेनार्की? तो मैंने कहा था कि हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस हैं, डेवलपमेंट है, शुरू हो जाती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। गर्ल्स के अंदर 11 to 13 एंड बॉयज़ में 13 to 14 की एज में जो ये चेंजेस हैं स्टार्ट होने लगते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इन एट द एज ऑफ 12 और 13, जब 12-13 साल की एज में प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जब स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्की बोलते हैं। ठीक है, तो देन मेनोपॉज, पॉज मीन्स स्टॉप, तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाता है। कब हो जाता है बंद? वो जब फीमेल्स 45 to 55 की एज में आ जाती हैं तो उस टाइम पर उनकी बॉडी एग रिलीज़ करना बंद कर देती है। अब एग ही रिलीज़ नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन और नो फर्टिलाइजेशन, वहाँ पर उस चीज़ का कोई भी यूज़ नहीं है। तो वहाँ पर जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यूट्रस अपनी लाइनिंग बनाना जो शुरू करता है वो सब वो स्टॉप कर देगा और मेंस्ट्रुएशन कभी भी उसके बाद नहीं होगा, पॉज हो जाएगा, हमेशा के लिए स्टॉप हो जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो यहाँ पर याद रखने की चीज़ है मेनार्की क्या एज होती है मेनार्की की और मेनोपॉज की क्या एज होती है। तो मेनार्की 12 to 13 की एज में होता है और मेनोपॉज 45 से 55 की एज में हो जाता है। ठीक है, नाउ फर्टिलिटी पीरियड क्या होता है? तो जो मेल्स होते हैं वो हमेशा ही रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही वो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखती हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब से हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तभी से हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एट टाइम ऑफ मेनार्की, मतलब कि जब मेनार्की यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तब से लेकर जब तक मेंस्ट्रुएशन स्टॉप नहीं होता है, उसके बीच का जितना भी पीरियड है उस पूरे पीरियड के अंदर कोई भी फीमेल रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो मेनार्की से लेकर मेनोपॉज के बीच का जो पीरियड है वो दैट इज फर्टिलिटी पीरियड, और उस पीरियड में फीमेल जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ पर हम फीमेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज फर्टिलिटी पीरियड। ओके, तो फर्टिलिटी पीरियड के बाद अब अगर फर्टिलाइजेशन के बाद कोई जाइगोट एम्ब्रायो फॉर्म हो गया है तो हम लोगों को पता है वो 9 मंथ्स तक किसी भी एम्ब्रायो की न्यू ऑफस्प्रिंग की जो पर फुल्ली डेवलपमेंट होती है, मतलब फुल डेवलपमेंट होती है कि उसके सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से डेवलप हो जाएं, उसके ऑर्गन्स डेवलप हो जाएं, हार्ट बीट,
हेयर फॉर्मेशन, ये जितनी भी पूरी की पूरी डेवलपमेंट है वो कितने टाइम में कंप्लीट होती है? 9 मंथ्स के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी एम्ब्रायो जो है वो फीटस में बदल जाता है, कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। 9 मंथ्स का मतलब कितना होता है? हाउ मेनी वीक्स? 36 वीक्स। तो 36 वीक्स के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। और जब वो फुल्ली डेवलप हो जाता है तो हमारी बॉडी से कुछ सिग्नल्स अराइज होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो एम्ब्रायो है वो फुल्ली डेवलप हो चुका है, अब उसके बाहर आने का टाइम हो चुका है। तो जिस पूरे समय जो एम्ब्रायो है वो 9 मंथ्स तक वॉर्म में रहता है, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। जो 9 महीने का समय है जिस टाइम एम्ब्रायो यूट्रस में रहता है, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड। तो कितना होता है हमारा गेस्टेशन पीरियड? गेस्टेशन पीरियड होता है हमारा 9 मंथ्स। और जिस समय एम्ब्रायो फुल्ली डेवलप होकर बाहर निकलता है, मतलब जो बेबी की डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं, डिलीवरी होती है, तो उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, तो पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी, और गेस्टेशन पीरियड मतलब जिस समय वो अंदर रहता है उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गॉट इट? ओके। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट टॉपिक आज का पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ प्लासेंटा। अब क्योंकि जो एम्ब्रायो है वो 9 मंथ्स तक अंदर है, तो उसको क्या चाहिए? उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए सांस लेने के लिए, उसको खाना पीना सब कुछ, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी ह्यूमन बीइंग की होती है वो उसकी भी है। तो उसको वो सब चीज़ें कैसे मिलती हैं? जो एम्ब्रायो है वो मदर से कैसे कनेक्टेड हैं? ये सारे आंसर्स हमें किस में मिलेंगे? प्लासेंटा को पढ़ने के बाद। सो प्लासेंटा क्या है? तो प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा एक ऐसा स्पेशल टिश्यू है जो कि किसी मदर को एम्ब्रायो से कनेक्ट करता है। उन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? प्लासेंटा। वो प्लासेंटा ही उन दोनों को जोड़ कर रखता है। ठीक है, यूटेराइन वॉल मतलब कि जो यूट्रस है, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसके थ्रू, उसी से वो बनी होती है प्लासेंटा, और किससे कनेक्ट होती है? जो एम्ब्रायो है उससे कनेक्टेड होती है। ठीक है, प्लासेंटा का काम क्या है? तो प्लासेंटा कहाँ पर, जो एम्ब्रायो का नेवल होता है वहाँ से कनेक्टेड होती है, और जिस टाइम उसको बाहर निकाला जाता है उस नेवल को हम लोग कट कर देते हैं, क्योंकि अब उस कनेक्शन की अब उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो प्लासेंटा का क्या रोल है? It possesses villi that increases the surface area for absorption of nutrients. तो प्लासेंटा के ऊपर विलाय होता है। जैसे कि हमने विलाय पढ़ा है, अगर हम डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा था कि वहाँ पर विलाय होता है। तो विलाय का काम क्या होता है? बेसिकली वो फोल्डेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ाता है। अगर वो वहाँ पर होगा ऐसे इस तरह की शेप में वो होता है, एक सेकेंड, इस तरह, तो इस तरह का हम किसी चीज़ को कॉइल्ड वे में रखते हैं, फोल्ड करके रखते हैं, तो कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ आ सकती है, तो फोल्डेड होता है, और वो क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर पाए एम्ब्रायो। तो प्लासेंटा के पास क्या होती हैं? विलाय होती हैं जो इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो जो है उसको क्या मिलती है? ऑक्सीजन, क्योंकि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो ऑक्सीजन भी उसी के थ्रू सप्लाई होती है मदर के ब्लड से। देन इट रिमूव्स द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो की बॉडी में भी लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं, तो उससे भी कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होता है, दैट नीड टू बी रिमूव्ड। तो वो भी रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। ओके, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है उसको नरिशमेंट यानी कि उसको पोषण मिलता है, किससे? विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो को न्यूट्रिएंट्स भी उससे मिलते हैं। तो बेसिकली अगर प्लासेंटा नहीं होगा तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो एम्ब्रायो को नहीं मिल पाएंगे। तो दीज आर द बेसिक नीड्स। तो उसके लिए
क्या ज़रूरी है, प्लासेंटा. सो दिस इज़ द ओनली कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द एम्ब्रायो. सो इसके साथ हमारा प्लासेंटा ख़त्म होता है, इसके साथ हमारा जो ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी ख़त्म होता है. तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पार्ट में जो एम्ब्रायो है वो इम्प्लांट होता है, कहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंस्ट्रुएशन हमने पढ़ा कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूट्रस की लाइनिंग का क्या होता है. तो यूट्रस की लाइनिंग टूट जाती है और एवरी 28 डेज ये प्रोसेस रिपीट होता है. तो इसीलिए हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. फर्स्ट टाइम जब होता है तो किसको क्या बोलते हैं, मेनार्की, और लास्ट टाइम जब होता है स्टॉप हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनोपोज. देन फर्टिलिटी पीरियड, मेनार्की और मेनोपोज से बीच का जो भी टाइम पीरियड है दैट इज़ नोन एज द फर्टिलिटी पीरियड इन फीमेल्स. देन प्लासेंटा, कि जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है उसको न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, ऑक्सीजन, वेस्ट कैसे रिमूव हो रहा है वो सारा विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा. ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने गेस्टेशन पीरियड और पार्चुरेशन भी पढ़ा कि 9 मंथ्स तक जो एम्ब्रायो डेवलप होता है वो पूरा 9 मंथ्स का टाइम गेस्टेशन पीरियड कहलाता है. और जब वो बॉडी से बाहर निकलता है, बाहर आता है, जब उसकी पूरी डेवलपमेंट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट reproductive health and that will be the last video of this series. so I hope आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया है, कुछ हेल्प मिली है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और इसको लाइक करें. और अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिले. टिल देन बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.